नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य खबरों पर। जयपुर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों की मनाई गई बरसी, मारे गए परिजनों की याद में रखे गए शहर में विभिन्न कार्यक्रम। नगर निगम सीईओ ने किया राजधानी के मुख्य मार्गों का पैदल दौरा, घाटगेट से बड़ी चौपड़ तक बदलेगी रास्तों की तस्वीर। और बीसीसीआई से निलंबन के बाद भी मोदी का दबदबा कायम, विदेशी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के मिल रहे हैं प्रस्ताव। और अब खबरें विस्तार से। हमें आज भी उस अमंगलकारी मंगलवार का एहसास हो जाता है जो 5 साल पहले वर्ष 2008 में धमाकों से दहल गया था। 13 मई की शाम को आतंककारियों ने गुलाबी नगर की शांत फिजा को ऐसा लाल सुर्ख किया कि आज भी वो मंजर प्रत्यक्षदर्शियों की रूह कंपा देता है। आतंकियों ने शहर के पश्चिमी प्रवेश द्वार चांदपोल के हनुमान मंदिर से लेकर दक्षिणी द्वार सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर तक करीब आधा दर्जन बम ब्लास्ट कर 5 दर्जन से अधिक बेगुनाहों की जान ले ली थी। उस हादसे में अधिकांश लोग मौके पर ही मारे गए, कुछ ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इस दुखद घटना के 5वें साल में 13 दिन बाकी रहने से पहले आखिरी मूक गवाह सुशीला साहू की मौत हो गई। मन को सुकून देने वाली घटनाओं की पुनरावृत्ति तो सब चाहते हैं, लेकिन साहू परिवार के सामने दुखद घटना की पुनरावृत्ति 5 साल बाद भी दुर्योगवश होती रहेगी। सुशीला की मौत इस दर्दनाक हादसे की बरसी के ठीक 13 दिन पहले हुई, जिससे उसकी 13वीं और हादसे की तारीख साथ साथ आना अत्यधिक दुखी करेगा। कभी शांतिप्रिय और सबसे अधिक सुरक्षित शहर माने जाने वाले जयपुर के लिए 13 मई 2008 का दिन कयामत बनकर आया और पलक झपकते ही करीब आधा दर्जन से अधिक लाशों की अनचाही सौगात देकर चला गया। वे दर्दनाक यादें आज भी शहरवासियों के जहन में ताजा हैं। दीवारों पर बने बम विस्फोट के निशान कुरेद कुरेद कर शहर की बदहाल सुरक्षा व्यवस्था के बारे में आज भी याद दिलाते हैं। आज भी 13 मई है और वही मंगलवार है। इस मौके पर सुरक्षा भी चाक चौबंद रखी गई है। मंदिरों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सांगानेरी गेट और चांदपोल हनुमान मंदिर के बाहर और शहर में चारों ओर सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं और चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। उस टाइम पे भीड़ मंगलवार थी और जानकी नवमी का दिन था, मंगलवार के रोज। तो यहाँ पे दूध की झांकी थी, यहाँ भीड़ भड़का ज्यादा था। उस टाइम पे तो देखो क्या ना तो बम विस्फोट हुआ जो देखा और हमने कुछ नहीं देखा। कितने यहाँ पे क्या था 15-20 आदमी क्या ना से लोटपोट हो गए। देखिए यहाँ भाग के जाके उनको उठाया गया बस, और ये दिख रहा और कुछ नहीं है। 13 मई 2008 का मंगलवार ही था, वही आज ही जैसे मंगलवार 13 मई है सेम वही था। ये कि यही जो आप झांकी देखने के लिए जा रहे हैं अंदर, वही झांकी थी। दूधाभिषेक चल रहा था, 7:20 पे एक धमाका हुआ। धमाके के अंदर सब हरपा भी मच गई। अफरा तफरी आप जानते हो एकदम भय का व्याप्त हो गया। क्या हुआ जयपुर में पहले तब हुआ था, ब्लास्ट आदमी एकदम भयभीत से हो गए, इधर उधर भगने लगे। मगर आप फिर भी मैं बोलता हूँ कि भय एक अलग चीज़ है और सहयोग अलग चीज़ है। जनता ने जिस तरीके से सहयोग किया था वो अस्मरणीय है, जिसको मतलब आप भूल नहीं सकते, सोच नहीं सकते कि किस तरीके से सबके सब आ गए। सबने किस तरीके से लोगों को इकट्ठा किया, फटाफट हॉस्पिटल पहुंचाया, उनके लिए किस तरह से इंतजाम किया, गाड़ियां उठाई, सबने गाड़ियां अपनी दे दी फटाफट। मतलब 10 मिनट के अंदर आप समझ लो सब काम होके और एकदम फ्री हो गए। इतना ही फास्ट हुआ। वहीं बम धमाकों में मृतकों की आत्मा की शांति और उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए छोटी चौपड़ पर श्री परशुराम सेना की ओर से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने रक्तदान कर सच्ची श्रद्धांजलि दी है। संस्थापक संरक्षक डॉक्टर अखिल शुक्ला ने बताया कि शिविर में लोगों ने रक्तदान कर बम धमाकों में मृतकों को श्रद्धांजलि दी है और इस मौके पर श्री परशुराम सेना की ओर से रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया है। इस मौके पर कार्यक्रम के संयोजक जितेंद्र शर्मा ने बताया कि हम रक्त देकर कई जिंदगियों को बचा सकते हैं।
ये ब्लड डोनेशन जितेंद्र शर्मा की अगुवाई में जो बम ब्लास्ट हुआ उनके लोगों की स्मृति में, जो लोग घायल हुए और जो लोग अब घायल होने के बाद में अब ठीक हो गए हैं, उन सबको जोड़ते हुए और जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे उनकी स्मृति में ये कार्यक्रम रखा गया है। और आप ही देखिए, उस समय जब बम ब्लास्ट हुआ था उस समय पूरा जयपुर उमड़ पड़ा था ब्लड देने के लिए। रक्त की कहीं कमी ना आए, किसी भी तरह से घायल किस ब्लड के अभाव में न रह जाए। एक जयपुर की एक इतनी अच्छी भावना उस समय थी, उस भावना को कायम रखते हुए कि एक उनकी स्मृति में ये कार्यक्रम रखा गया है, जिससे कि रक्तदान करके लोग मानव के सेवार्थ कार्य कर सकें। भाई जितेंद्र शर्मा बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, सब लोगों को जोड़ करके एक रक्त के प्रति एक दान किया किस तरह से किया जाए, एक जागृति पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। भाई संजय जी वगैरह सब लोग इसमें मुहिम में जुड़े हुए हैं रक्तदान की। उधर संतोखबा दुर्लभ जी हॉस्पिटल में महक दिया मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं एमआई रोड स्थित नाहर सिंह मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। स्थानीय लोगों ने ब्लास्ट में मरे लोगों की याद में हवन पूजन कर और भगवान का विशेष अभिषेक किया और मंत्रोच्चार करके असमयकालीन के ग्रास बने लोगों के लिए शांति की प्रार्थना भी की। ये मेरी दीदी हैं, इनकी दोनों डॉटर्स 13 मई 2008 को जयपुर में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उसमें एक्सपायर हो गई थी दोनों। तो उनकी मेमोरी में हर साल हम 13 मई के दिन ही ये रक्तदान शिविर आयोजन करते हैं। ये तो महक है, एक दिया है, महक और दिया। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के नतीजों का अब सभी को बेसब्री के साथ इंतजार है। खासतौर से एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी संगठन में उत्साह की लहर है और अब पार्टी पदाधिकारियों को मतगणना के दिन का इंतजार है। हालांकि सर्वे की रिपोर्ट को लेकर बीजेपी उत्साहित तो है, लेकिन पार्टी को उम्मीद है कि उनकी सीटें सर्वे की रिपोर्ट के आंकड़ों से भी ऊपर जाएंगी। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने बताया कि जनता ने जो वोटिंग की है वो मौजूदा सरकार के खिलाफ की है, जिसमें युवा, महिला और किसानों ने बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की है। लखावत ने कहा कि बीजेपी को छप्पर फाड़कर मैंडेट मिलेगा तो कांग्रेस में झाड़ू लगने वाली है। ये जो एग्जिट पोल जो कल से आने चालू हुए हैं, उसमें जो आपको जो है ना, जो सीटों का जो अभी आकलन दिखाया जा रहा है उससे कहीं ज्यादा सीटें अभी आएंगी। ये तो है ना 16 तारीख को जब है ना काउंटिंग चालू होगी उस समय आपको है ना दिखेगा कि नहीं सीटें कहीं उससे भी बहुत ज्यादा हैं। और जो देश की जनता ने महंगाई, भ्रष्टाचार और जो कांग्रेस का जो 10 साल का प्रशासन रहा उसके खिलाफ लोगों ने वोट दिया है। और है ना इसमें है ना युवा, महिला और है ना किसान वर्गों ने है ना बहुत ज्यादा से ज्यादा है ना आगे से आगे बढ़ के पार्टिसिपेट किया और लोगों ने वोट दिया है। आपने देखा होगा कि जो इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी उस समय 64% वोट डाला था। उसके बाद ये पहली बार है ना जनता ने कि है ना उन्होंने ये चाहा है कि है ना एक अच्छा शासन मिले, स्थिर सरकार मिले, उसके लिए उन्होंने इतना जबरदस्त मैंडेट दिया है, वोटिंग दी है और 66% इस बार है ना वोट जो जनता ने दिया है। जो आंकड़े आए हैं इनसे भी कहीं अधिक बीजेपी को है ना सीटें मिलेंगी। ये आप जब 16 तारीख को जब काउंटिंग जब रिजल्ट खुलेगा उस समय आपको देखने को मिलेगा कि उससे भी कहीं अधिक से ना सीटें आएंगी। उसी समय है ना उससे पहले है ना नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया था और है ना जब उम्मीदवार उनको लेके आगे चले हैं, पूरा चुनाव लड़ा है। बाकी है ना सब पार्लियामेंट बोर्ड बैठ के इसका डिसीजन करता है और वो जब उन्होंने जो डिसीजन किया है वो आगे वही चलेगा। जो चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल के नतीजे बताए जा रहे हैं वे निश्चित रूप से भारत की जनता का एक प्रतिबिंब है। आम जनता बदलाव चाहती थी, आम जनता ने बदलाव के लिए उत्साह भी था, वो बाहर भी आए और आज़ाद हिंदुस्तान में लोकसभा के चुनाव में सर्वाधिक मतदान इस बार हुआ, जबकि कोई विशेष आयोजन नहीं था या विशेष कोई निमित्त नहीं था, केवल बदलाव के अलावा। पहले जो 64% हुआ था तो वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद का एक कालखंड था, देश में काफी बड़ा उसका असर था और तब 64 पॉइंट कुछ उसमें मतदान हुआ था। इस बार सामान्य चुनाव वातावरण में हुआ और
हिंदुस्तान की जनता ने बदलाव के लिए ये जो आज़ादी के बाद में जो कांग्रेस का भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से युक्त कुशासन और देश की प्रतिष्ठा जो धूमिल हुई, महंगाई आसमान में गई, रुपये का अवमूल्यन हुआ, सभी क्षेत्रों के अंदर निराशा जो हाथ लगी, उसमें आम आदमी अपने आप को हताश और निराश अनुभव कर रहा था और उसमें नरेंद्र भाई एक आशा की किरण के रूप में निकल करके आए। एग्जिट पोल हम विनम्रता से इसको स्वीकार करते हैं, पर हम ऐसा मान के चलते हैं कि इससे भी ज्यादा अच्छे बेहतर नतीजे निकल करके आएंगे, क्योंकि देश की जनता जब देती है तो छप्पर फाड़ के देती है और लेती है तो झाड़ू लगा के बिल्कुल वैसे ही लेती है। इसलिए कांग्रेस का झाड़ू लगना तय लग रहा है सब जगह, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में एक बहुत प्रबल समर्थन जो लग रहा है, बिल्कुल छप्पर फाड़ के समर्थन, जिसको एक हम लोकल भाषा में एक मुहावरे के रूप में प्रयोग करते हैं, वो ये इस बार जो मुहावरा है चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी जयपुर में बीजेपी कार्यालय में अभी से समर्थकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। वहीं कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं कि 16 मई को मतगणना में मोदी को फतेह मिलने वाली है। इन कार्यकर्ताओं का मानना है कि 16 मई के मतगणना में बीजेपी को बहुमत मिलेगा और उनको पसंदीदा उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के हाथों में सत्ता होगी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में जमकर नारेबाजी भी की। कल से एग्जिट पोल चल रहा है। जो राजस्थान में वसुंधरा जी का मिशन 25 था वो हम पूरा कर रहे हैं, और एनडीए की सरकार जो पूर्ण बहुमत के अंदर दिल्ली में आ रही है, 315 से लेकर 340 बीच के अंदर इनकी सीटें आएंगी और नरेंद्र मोदी जी पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ जी, हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारे राजस्थान से 25 की 25 सीटें सारी। साथ में देश में जो सुनामी आई है, मोदी के नाम से सुनामी आई है, और ये सुनामी मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आई है। पूरे देश के अंदर मोदी लहर है जो वोटों में परिवर्तित हुई है और वोट मोदी के पक्ष में पड़े हैं, और ये एनडीए नहीं, बीजेपी 300 से ऊपर का आंकड़ा पार कर रही है। ये मोदी जी का इस देश में प्रधानमंत्री बनना एक बहुत आमूलचूल परिवर्तन लाएगा। जिस प्रकार विश्व गुरु भारत को कहलाने के लिए 2020 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 2015 तक ही भारत विश्व गुरु के रूप में कहलाएगा, और मोदी जी पूरे देश के लिए ऐसा कार्य करेंगे कि भारत की जनता नहीं, पूरे विश्व में भारत विश्व गुरु बनेगा। जयपुर नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लालचंद असवाल ने शहर के घाट गेट से रामगंज चौपड़ और रामगंज चौपड़ से बड़ी चौपड़ तक निगम अधिकारियों के साथ पैदल ही दौरा किया और वहां हो रहे अतिक्रमणों को देखा। इस मौके पर असवाल का व्यापारियों ने माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत भी किया। असवाल ने पत्रकारों को बताया कि घाटगेट से बड़ी चौपड़ तक के रास्ते को मॉडल बनाया जाएगा, जिसमें 68 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसका शीघ्र ही कार्य शुरू किया जाएगा। असवाल रास्ते में अस्थायी अतिक्रमणों को देखकर नाराज भी हुए तथा उन्हें कहा कि अगर इस प्रकार ही अतिक्रमण रहे तो उन्हें सीज किया जाएगा। इस मौके पर निगम का जाब्ता भी मौजूद था। घाट गेट बाजार से अपन निकल के आए और ठेठ यहाँ पर जोरी बाजार के कोने पर बड़ी चौपड़ पर खड़े हो गए। बरामदे 80% 90% बरामदे खाली मिले हैं, और जो खाली नहीं मिलेंगे मैं उनको सीज करने की कार्रवाई करूंगा। 1 2 जो बीच में बड़े बड़े होटल, रेस्टोरेंट और खाने पीने की दुकानें ये जो लग रही थी वो हट गई हैं अभी, या तो हो सकता है राउंड की वजह से हट गई हो, लेकिन मैंने उनको भी पहले काम उनको समझाइश करके अनुरोध किया है कि वो दुकानें बीच में इसमें नहीं डालें बरामदे में। अगर वो डालेंगे और ऊपर जहाँ पर बच्चों का स्कूल है, जहाँ पर एजुकेशन का काम हो रहा है, अगर वो लोग करेंगे तो मैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करूँगा। तीसरी बात, हमने जो इसका रूप बनाया है वो रूप ये बनाया है। अब ये घाट गेट बाजार इस तरह का होगा। अगर ये घाट गेट बाजार इस तरह का होगा, हमने लगभग 68 करोड़ की JNURM के तहत
गवर्नमेंट को लिख के रिक्वेस्ट किया है कि हम ये प्रस्ताव करना चाहते हैं और हम इसका काम चालू करवाना चाहते हैं। हमने काम चालू करने की पूरी तैयारियां कर रखी हैं। कहाँ होगा ये घाट गेट से ठेठ अपन जहाँ खड़े हैं वहां तक होगा। लोकसभा चुनाव के लिए 16 मई को होने वाली मतगणना की तारीख नजदीक आ रही है, लिहाजा जिला निर्वाचन विभाग ने भी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतगणना संपन्न कराने के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना तेज कर दिया है। मतगणना के लिए प्रशिक्षण शिविरों और बैठकों का दौर भी चरम पर है। इसी कड़ी में मतगणना ड्यूटी पर तैनात किए जा रहे कार्मिकों को हर छोटी बड़ी सावधानियों को लेकर प्रशिक्षित किया जा रहा है। जयपुर जिले के लिए राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में होने वाली मतगणना में नियुक्त किए गए कार्मिकों का एक प्रशिक्षण कैंप बिरला सभागार में हुआ। जिला निर्वाचन विभाग के अफसरों ने कार्मिकों को चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के तहत काम करने को लेकर हिदायत दी। साथ ही मतगणना प्रक्रिया में जरा भी चूक होने पर सख्त कार्रवाई झेलने के भी सावचेत किया। कार्मिकों को ईवीएम मशीन से जुड़े विभिन्न पहलुओं से भी अवगत कराया गया। कार्मिकों को मतगणना वाले दिन प्रवेश पत्र के साथ वक्त पर मतगणना स्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मोबाइल सहित अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं नहीं लाने को भी सख्त तौर पर हिदायत दी गई है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की 2 दिन तक चली समीक्षा बैठक मंगलवार को संपन्न हो गई। बैठक के दौरान हाउसिंग बोर्ड ने आगामी साल में किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा तैयार की है। साथ ही अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत मकान बनाने की योजनाओं पर चर्चा की गई। इसके लिए हाउसिंग बोर्ड ने पूरी प्लानिंग के साथ अपनी कवायद शुरू कर दी है। हाउसिंग बोर्ड में भी जेडीए और नगर निगम की तर्ज पर अलग से राजस्व शाखा का गठन किया जाएगा, लेकिन वहीं अपनी योजनाओं के प्रति लोगों की बेरुखी को देखते हुए हाउसिंग बोर्ड ने आवेदन पुस्तिका सहित कई अन्य शुल्क को कम करने की तैयारी कर ली है। हाउसिंग बोर्ड ने हर संभाग स्तर पर मॉडल के रूप में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की प्लानिंग की है। वहीं हाउसिंग बोर्ड के आवासों की क्वालिटी को लेकर भी मीटिंग में चर्चा की गई। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर आनंद कुमार के मुताबिक आवासों में क्वालिटी सुधार के लिए थर्ड पार्टी के लिए चेकिंग सुविधा शुरू की गई है। इसके अलावा हाउसिंग बोर्ड की ओर से 9,339 आवास का निर्माण किया जाएगा, जिसमें से 7,082 मकान अफोर्डेबल हाउसिंग के होंगे। साथ ही हाउसिंग बोर्ड की ओर से 7,262 आवासों के आवंटन का आंकड़ा दिया गया है। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर ने पंजीयन की पेंडेंसी खत्म करने का भी दावा किया है। वहीं हाउसिंग बोर्ड में पिछले कई कार्य पेंडिंग पड़े हुए हैं। ऐसे में हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर ने पंजीयन की पेंडेंसी खत्म करने का भी दावा किया है। बहरहाल वार्षिक समीक्षा बैठक के दौरान हाउसिंग बोर्ड ने अपनी प्लानिंग के तहत पूरी रूपरेखा तय कर ली है, मगर देखना यह है कि क्या हाउसिंग बोर्ड इस रूपरेखा के तहत अपने सभी कार्यों को पूरा कर पाएगी। के 2 दिन से यहाँ पर समीक्षा बैठक जो हुई है, उसके अंदर एक तो जो पिछले वर्ष के जो टारगेट्स थे उन पे क्या अचीवमेंट हुआ है उसके बारे में चर्चा हुई है, और मुख्यतः इस वर्ष का जो एक्शन प्लान है उसके बारे में हमारी चर्चा हुई है कि हमें क्या क्या जो है कार्रवाई इसके अंदर जो है हमें की जानी है। तो इसके अंदर जो मुख्यतः जो नए आवास जो है जो निर्माण जो प्रारंभ करने होते हैं उसके लिए जो हमने हर डिवीजन वाइज जो हमने बात की है और हर सर्कल को लेकर के जो कुल जो संख्या जो है उसकी 9,339 जो है नए मकान जो है वो हम प्रारंभ करेंगे, जिसके अंदर 7,082 जो है अफोर्डेबल हाउसिंग, जिसके अंदर की EWS और LIG के मकान आते हैं, ये हम बनाएंगे। इसके अलावा जो जितने आवास जो पूर्ण होंगे वो 10,479 होंगे, क्योंकि कई काम चलते रहते हैं और पूरे किसी वर्ष के अंदर अन्य में होते हैं। जैसे जो नए टेंडर हमने अभी किए उसके काम हो सकता है कुछ अगले वर्ष के अंदर जाकर के पूरे होंगे। एक आवासों का आवंटन होता है, जो संख्या हमें दी गई है जो हमें ली है वो 7,262 जो मकान है उसका आवंटन किया जाएगा। आवासों को कब्जा देने की बात भी होती है, आवंटन के बाद उसका कब्जा दिया जाना होता है, उसके अंदर 10,696 आवास जो हैं उनका जो है कब्जा दिया जाएगा। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी भूखंड भी होते हैं, कॉमर्शियल भी होते हैं, रेजिडेंशियल भी होते हैं, उनकी नीलामी के द्वारा भी जो है हमें आय होती है, उसके अंदर पहले से प्रोविजन होता है। उसमें 2,379 जो प्लॉट्स हैं वो उनकी संख्या है। एक मेन उद्देश्य हमारा ये था
ये होता है कि रजिस्ट्रेशन जो है बहुत पुराने वर्षों के हैं, 79 तक से भी हमारे पास रजिस्ट्रेशन है। पहले जो है स्कीम होती थी जिसमें कि रजिस्ट्रेशन करा दिया जाता था, और ये खास तौर पे कहा जाता है कि हाउसिंग बोर्ड अभी तक मकान नहीं दे पा रहा है। अब हमने इसको लिस्ट को क्लियर करने के लिए हमने कहा है कि इस लिस्ट को सभी जो है मिलकर के इसको क्लियर करें, किस किस मकान की पात्रता के हमारे पास जो है रजिस्टर्ड जो व्यक्ति हैं उनके हिसाब से हमने प्लानिंग करने के लिए भी इनको कहा है कि उस हिसाब से आप हमें दे दें। राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर में थानों से बंधी लेने के मामले में 3 थानाधिकारियों जगपाल विश्नोई, सुनील विश्नोई और खान मोहम्मद को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश निशा गुप्ता ने आदेश में कहा है कि मामला गंभीर है और आरोपियों को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है। आरोपियों ने जमानत अर्जियों में कहा है कि उन्हें मामले में गलत फंसाया गया है, एफआईआर में कुछ नहीं है और जांच लंबित है। सुनील 1 जनवरी 2013 से अजमेर में नियुक्त नहीं रहा और खान मोहम्मद का रामदेव ठठेरा से कोई संबंध ही नहीं है। मामले में तत्कालीन एसपी राजेश मीणा और एएसपी लोकेश सोनवाल को जमानत मिल चुकी है, इसलिए उन्हें भी जमानत दी जाए। जवाब में अभियोजन ने कहा कि राजेश मीणा की गुड बुक में रहने के लिए आरोपी पैसे जमा करते थे। मामला गंभीर है और ये भी षड्यंत्र में शामिल रहे हैं और उनकी केस में लिप्तता साफ दिखाई दे रही है। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की दलीलों से सहमत होकर आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जियां खारिज कर दी हैं। प्रदेश में चल रहे बीएड कॉलेजों ने भी अब राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल प्रदेश में राजस्थान यूनिवर्सिटी के अधीन करीब 392 बीएड कॉलेज हैं, जिनसे यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अचानक विकास शुल्क और मान्यता के नाम पर शुल्क 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। ऐसे में बीएड कॉलेज संचालक राजस्थान यूनिवर्सिटी के चक्कर काटते नजर आ रहे हैं। बीएड संचालकों का कहना है कि अतिरिक्त फीस बढ़ोतरी कर यूनिवर्सिटी प्रशासन उन्हें परेशान कर रहा है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, पिछले साल भी एंडोमेंट फंड बीएड कॉलेजेस के लिए 10 लाख रुपए ही था। इस साल भी 10 लाख रखा गया है। कोई इस साल में अलग से वृद्धि नहीं की गई है। हो सकता है इससे पहले के वर्षों में कभी 3 लाख रहा हो, लेकिन जो भी एनसीटी से इसमें गाइडलाइंस आती हैं उसी के हिसाब से एंडोमेंट फंड रखा जाता है। फिर भी यदि कोई इस तरह का निर्देश है कि नहीं बढ़ाना है और वो हमारे सामने आता है तो हम उसको जांच करवा लेंगे और जो गाइडलाइंस होंगी उसी को फॉलो करेंगे। और जहाँ तक इनके सीट फिक्स करने का सवाल है तो उसके लिए 19 तारीख से इंस्पेक्शन शुरू हो रहे हैं। सारे बीएड कॉलेजेस को यहाँ बुलाया गया है। हम फिर डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे और उनका एफिलिएशन का जो ये इस साल होना है, ताकि इनकी सीटें फाइनल करके और फिर पीटीटी काउंसलिंग के लिए उनकी सूचना भेजी जाएगी, तब जाके इनको स्टूडेंट्स अलॉट होंगे। तो वो काम हम मई के महीने में ही निपटाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे जो 700 से अधिक जनरल कॉलेजेज हैं सामान्य शिक्षा के, उनमें भी लगभग 250 से अधिक कॉलेज ऐसे थे जिनमें सीटें निर्धारित नहीं थी। यूजी पीजी कोर्सेज में, प्रोफेशनल कोर्सेज में तो शुरू से ही निर्धारित हैं। तो जो यूजी पीजी कोर्सेज में जिन 250 से अधिक कॉलेजेज में सीटें निर्धारित नहीं थी, उनमें इस वर्ष हर हालत में हमें सीटें निर्धारित करनी है, इनटेक कैपेसिटी देनी है उनको। इसके लिए हमने 12 तारीख से उनका इंस्पेक्शन यहाँ यूनिवर्सिटी में सेंट्रली शुरू किया है, वो हम करेंगे। और इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि नया सत्र शुरू होने से पहले हर एक कॉलेज की इनटेक कैपेसिटी स्पेसिफाइड हो जाए, जिससे कि छात्रों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे और जो निर्धारित संख्या से अधिक भरने की छूट मिली हुई है उस पर थोड़ी पाबंदी लगे, ताकि हमारा हायर एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा अच्छा हो। उधर राजस्थान यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ओपी गुप्ता ने बताया कि फीस में बढ़ोतरी पिछले साल ही कर दी गई थी, लेकिन वहीं बीएड कॉलेज संचालकों का कहना है कि फीस में बढ़ोतरी इस साल अचानक की गई है। कि कई वर्षों से फीस नहीं बढ़ी है और इस वजह से जो एग्जामिनेशन के रेम्यूनरेशन हैं वो भी बहुत पुराने चल रहे हैं, जबकि इस बीच में जो महंगाई काफ़ी कुछ बढ़ चुकी है और इसके मुकाबले प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा फीसें हो गई हैं। तो यूनिवर्सिटी को यदि सस्टेन करना है
तो इसमें माइनर चेंजेस तो हमें करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ क्या है कि हमारी कॉपियाँ इतने कम रेमुनरेशन में जच रही हैं कि कोई टीचर तैयार नहीं होता है कॉपियाँ जांचने के लिए या इन्विजिलेशन करने के लिए। तो जब एग्ज़ाम के खर्चों में वृद्धि होगी तो उसके निश्चित रूप से एग्जामिनेशन फीस में भी हमें वृद्धि करनी पड़ेगी। तो अभी हम इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। फाइनेंस कमेटी जो है वो ऑलमोस्ट इससे सहमत हुई है और वहाँ से हमने कुछ अभी प्रपोजल तैयार करवाया है। हम सिंडिकेट में मामले को ले जाएंगे और वहाँ से भी अप्रूवल मिलती है तो एग्जामिनेशन फीस, एडमिशन फीस जो भी है जितनी बढ़नी है उतनी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अभी प्रपोजल में कितना परसेंट कर सकते हैं? अभी कोई फाइनल नहीं है, लेकिन ये रेंज जो है वो 20-25% से 40-50% तक हो सकता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ पदाधिकारियों को राहत मिली है। छात्र संघ पदाधिकारियों के कार्यकाल को बढ़ाकर अब 20 जुलाई तक का कर दिया गया है। साथ ही यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसे बढ़ाकर अगले छात्र संघ चुनावों तक भी करने के संकेत दिए हैं। गौरतलब है कि छात्र संघ पदाधिकारियों ने इसके लिए कुलपति से मुलाकात कर कार्यकाल की अवधि बढ़ाने की मांग की थी, जिस पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्र संघ पदाधिकारियों का कार्यकाल बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि यूनिवर्सिटी का सत्र 13 मई को खत्म हो रहा है। ऐसे में छात्र संघ पदाधिकारियों का कार्यकाल भी इस सत्र ही खत्म होना था। संघ की अवधि अभी हमने सेशन एंड तक रखी हुई थी, पर अभी उनकी विशेष रिक्वेस्ट पर वीसी साहब ने डिसीजन लिया है कि 20 जुलाई या उसके 20 जुलाई या नए छात्र संघ चुनाव की घोषणा तक जो भी पहले हो तब तक इनकी अवधि बढ़ाई जाएगी। इसका आदेश आज जारी हो जाएगा। जो भी पहले छात्र संघ चुनाव की घोषणा या 20 जुलाई जो भी पहले हो तक इनकी अवधि बढ़ाई जाएगी। सिंधी कैंप थाना इलाके में होटल के कमरे में युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की गुत्थी सुलझ गई है। उत्तर प्रदेश की रहने वाली विजीना पीटर की लाश 10 मई को होटल कृष्ण कृपा में मिली थी। मृतका ने आत्महत्या की थी। पुलिस ने इस मामले में मृतका से शादीशुदा प्रेमी दिनेश को गिरफ्तार किया है। उसी ने विजीना पीटर को आत्महत्या के लिए उकसाया था। दरअसल दिनेश पेशे से गुड़गांव के एक अस्पताल में लैब टेक्नीशियन के तौर पर काम करता है, जबकि मृतिका भी उसी अस्पताल में नर्स थी। दोनों के बीच पिछले कुछ सालों से प्रेम संबंध थे। दिनेश इन दो संबंधों को खत्म करना चाहता था और मृतिका ऐसे करने पर उसे पहले भी आत्महत्या करने की धमकी दे चुकी थी। इसी बात को लेकर दोनों के विवाद हुआ था और उसने रात में जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। बीसीसीआई से टकराव और गतिरोध के चलते भले ही प्रदेश में क्रिकेट की गतिविधियों पर संकट के बादल मंडरा रहे हों, लेकिन आरसीए की नई कार्यकारिणी के पदाधिकारी घरेलू क्रिकेटर्स को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए ढेरों मौके देने का दावा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आरसीए जल्द ही इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज पर राजस्थान प्रीमियर लीग के आयोजन की कोशिशों में जुटी है। प्रदेश में पहली बार होने वाले इस तरह के अनूठे आयोजन हालांकि अभी प्लानिंग स्टेज पर ही हैं। आरसीए की नई कार्यकारिणी राजस्थान प्रीमियर लीग के पहले सीजन की धमाकेदार शुरुआत करने की तैयारियों में जुट गया है। आरसीए सचिव सोमेंद्र तिवारी के मुताबिक राजस्थान प्रीमियर लीग के आयोजन को लेकर आरसीए अध्यक्ष ललित मोदी कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों के साथ लगातार मंथन कर रहे हैं। जल्द ही आरपीएल का खाका तैयार करके इसकी तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। राजस्थान प्रीमियर लीग कराने के पीछे आईपीएल के फाउंडर चेयरमैन ललित मोदी की ही सोच है। दरअसल ललित मोदी के आरसीए चुनाव के अध्यक्ष पद पर जीत के साथ वापसी करने से ही इस बात के संकेत मिल गए थे कि प्रदेश में भी आईपीएल फॉर्मेट पर घरेलू T20 टूर्नामेंट बड़े स्तर पर खेला जाएगा। आरसीए सचिव के मुताबिक आरपीएल में घरेलू क्रिकेटर्स को विदेशी खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिलेगा। साथ ही यहाँ के क्रिकेटर्स को अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए भी एक मंच मिल सकेगा। जोरदार तैयारी चल रही है। 23 मई से हमारा सीजन शुरू हो रहा है आरसीए का अंडर 16 टूर्नामेंट से। उसकी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं, उसको बहुत अच्छे ढंग से कराएं। 6 मई को जो नई एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसकी अध्यक्षता माननीय ललित मोदी जी ने की थी, उन्होंने घोषणा की है कि जल्द ही हम एक राजस्थान को बड़ा टूर्नामेंट देने जा रहे हैं आरपीएल। उसकी सारी तैयारी मोदी जी खुद कर रहे हैं। तो अभी कुछ फाइंड आउट होकर बाहर नहीं आई है कोई चीज़। जैसे ही वो बाहर आएगी तो आपको जरूर सूचित किया जाएगा। मोदी जी भी कोई भी चीज़ करते हैं तो वो धमाकेदारी करते हैं, तो उन्होंने वर्ल्ड की क्रिकेट को हिला दिया। तो राजस्थान तो बहुत छोटी चीज़ है, जो भी होगा वो राजस्थान के लिए बहुत अच्छा होगा। एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर।
जयपुर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों की मनाई गई बरसी, मारे गए परिजनों की याद में रखे गए शहर में विभिन्न कार्यक्रम। नगर निगम सीईओ ने किया राजधानी के मुख्य मार्गों का पैदल दौरा, घाट गेट से बड़ी चौपट तक बदलेगी रास्तों की तस्वीर। और बीसीसीआई से निलंबन के बाद भी मोदी का दबदबा कायम, विदेशी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के मिल रहे हैं प्रस्ताव। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर भर की ताजा खबरों के लिए बने रहिए सिटी आई पर।